हाय प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं महानंद, एक बार फिर से आपके सामने नई वीडियो के साथ आया हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आहार नाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम लोग देखने जा रहे हैं आहार नाल। प्यारे साथियों, अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए तो साथियों चलते हम लोग अभी आहार नल। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं मनुष्य के आहार नल के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला आप सभी के लिए। वीडियो को छोड़कर बीच में कहीं ना जाएं और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। चलिए साथियों चलते हैं। देखिए आपके सामने प्यारे साथियों लिखा है, पाचक ग्रंथि और पाचक क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। प्यारे साथियों आप सभी को याद रखना पड़ेगा कि पाचक ग्रंथि और पाचन क्रिया, यानी कि पाचक ग्रंथि हो गया और पाचन क्रिया, जब ये आपस में मिल जाएगा तो इसी को हम कहते हैं पाचन तंत्र। यानी कि पाचन तंत्र जो होता है उसमें क्या क्या हो सकता है, पाचक ग्रंथि और साथ में क्या होता है साथियों, साथ में आएगा पाचन क्रिया। पाचन क्रिया यानी कि पाचक ग्रंथि और पाचन क्रिया मिलकर क्या बनाता है, पाचन तंत्र बनाता है। यानी कि पाचन तंत्र जो बना होता है आप सभी याद रखेंगे कि जो बना होता है क्या, पाचन तंत्र, ये कैसे बना होता है तो आप सभी याद रखेंगे कि इसमें से क्या होता है कि दो चीज़ मिला होता है, एक पाचक ग्रंथि एक पाचन क्रिया। जब आपस में मिलता है तो यही बनाता है पाचन तंत्र। इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहते हैं साथियों, डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए तो देखते हैं मनुष्य के आहार नल के बारे में। देखिए यह है मनुष्य का आहार नल। तो सबसे पहले पॉइंट याद रखेंगे आप सभी कि मनुष्य का आहार नल जो होता है साथियों वो कैसा होता है, एक कुंडलित आकार का होता है। कैसा संरचना होता है, कुंडलित आकार का होता है, जिसकी लंबाई करीब 8 से कितना मीटर होता है, 10 मीटर होता है। तो आप सभी याद रखेंगे मनुष्य का आहार नल की संरचना कुंडलित होता है, इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। और दूसरा पॉइंट याद रखें पहले साथ, ये मुख्य गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक जाती है। यानी कि मनुष्य का आहार नल की लंबाई 8 से 10 मीटर होता है और यह कुंडलित रचना है। और दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, ये कहाँ से फैला होता है, यानी कि मुख्य गुहा से शुरू होता है आहार नल और ये मल द्वार तक क्या होता है, फैला होता है। और प्यारे साथियों ये तो हो गया किसके बारे में, मनुष्य के आहार नल के बारे में। तो कई बार एग्जाम में पूछ चुका है इसकी लंबाई कितना होता है, 8 से 10 मीटर। कई बार पूछे कहाँ से शुरू होता है, तो मुख्य गुहा से क्या होता है, शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, ये मुख्य गुहा से शुरू होता है और कहाँ तक फैला होता है, मल द्वार तक फैला होता है। इसकी लंबाई कितना होता है साथियों, इसकी लंबाई होता है 8 से 10 मीटर। अब मुख्य गुहा के कुछ कार्य देखें। क्या देखें साथियों, मुख्य गुहा के कुछ कार्य। तो चलिए कार्य में सबसे पहला देखते हैं हम लोग आहार नल के कार्य में मुख्य गुहा। क्या पढ़ेंगे अभी साथियों, मुख्य गुहा। तो आप सभी को पता होगा मुख्य गुहा आहार नल का पहला भाग है। कैसा भाग है, आहार नल का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है। मतलब कि आहार नल का पहला भाग मुख्य गुहा है और यह ऊपरी और निचली जबड़े से घिरी होती है। और मुख्य गुहा को बंद करने के लिए साथियों ऊपरी यानी कि दो ऊपरी और निचले मांसल हॉट होते हैं। क्या होते हैं, हॉट होते हैं आम मुख्य गुहा को बंद करने के लिए। और मुख्य गुहा में जो संरचना होता है वो जीभ और क्या पाया जाता है, दांत पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जीभ और दांत पाया जाता है। आप सभी याद रखेंगे मुख्य गुहा आहार नल का कौन सा भाग है, पहला भाग है और ये निचले और ऊपरी जबड़ा से घिरा होता है। और मुख्य गुहा को बंद करने के लिए दो मांसल हॉट होते हैं। मुख में क्या क्या पाया जाता है साथियों, जीभ और क्या पाया जाता है, दांत पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जीभ और दांत। तो साथियों चलते हैं, पहले जीभ पाया जाता है तो जीभ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए साथियों जीभ के बारे में क्या क्या यहाँ पे है। देखिए जीभ मुख्य गुहा के फर्श पर स्थित एक मांसल रचना है। यानी कि जीभ जो होता है ये मुख्य गुहा के फर्श पर स्थित एक मांसल रचना है। इसकी ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं। यानी कि जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं। इसी अंकुर को हम लोग स्वाद कली कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वाद कली कहते हैं। तो जीभ के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे कई प्रकार के अंकुर होते हैं जिसे स्वाद कली कहते हैं। इन्हीं स्वाद कली के द्वारा मनुष्य भोजन के विभिन्न स्वादों को, जैसे मीठा, खट्टा, कड़वा आदि का ज्ञान होता है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है। यानी कि जीभ हमेशा गतिमान होता है और यह इसी गति के वजह से भोजन को निगलने में मदद करता है। चलिए अगला पॉइंट इसमें था क्या, दांत। क्या था, दांत। हम लोग दांत के बारे में देखेंगे। तो देखिए मुख्य गुहा के ऊपरी और निचले जबड़े पर दांत स्थित होते हैं। दांत का वह भाग जो मसूर के अंदर धंसा होता है उसे हम लोग जड़ यानी रूट कहते हैं। और दांत का वह भाग जो मसूर के ऊपर निकला तो उसे सिर या फिर शिखर कहते हैं।
याद रखना साथियों, जो दांत होता है, तो जैसे ये दांत है, तो ये दांत का कौन सा भाग है, देखिए यहाँ पे दे रखा है दांत के मसूर में धंसा हुआ भाग। मान लीजिए ये दांत का मसूर में धंसा हुआ भाग है, तो जो मसूर में धंसा हुआ भाग है उसको कहते हैं रूट्स, जिसको क्या कहते हैं रूट्स, यानी जिसको कहते हैं जड़। दांत जो मसूर में धंसा होता है उसे कहते हैं जड़, और मसूर के ऊपरी भाग में जो होता है उसे कहते हैं सिर। क्या कहते हैं उसे? सिर। और दांत का जो बीच का भाग होता है उसे ग्रीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीवा। एक बार फिर से देखिए, मान लीजिए ये दांत है, तो इसका जो ऊपरी भाग है, ऊपर में सबसे ऊपर में जो दांत का भाग है उसे शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं? शिखर। क्या कहते हैं? शिखर। और जो नीचे जो मसूर में धंसा होता है उसको कहते हैं जड़। क्या कहते हैं? जड़। और इसका बीच का भाग, जो दांत का बीच का भाग, उसे कहते हैं ग्रीवा। क्या कहते हैं? ग्रीवा, या इसको कहते हैं गर्दन। तो दांत का 3 भाग है, सबसे ऊपरी भाग को शिखर, और दांत का वह भाग जो मसूर में धंसा उसे जड़, और दांत के बीच के भाग को ग्रीवा कहते हैं। एग्जाम में कई बार पूछ दिया जाता है दांत के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, तो शिखर कहते हैं, और दांत के मध्य भाग को ग्रीवा कहते हैं, और दांत का जो मसूर में धंसा होता है उसे कहते हैं जड़। क्या कहते हैं उसे? जड़। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखेंगे दांत कितने प्रकार के होते हैं। क्या देखेंगे? दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दांत जो कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान से देखिए। पहला जो दांत का दे रखा नाम देखिए यहाँ, तो देखिए पहला जो दे रखा है यह है आपका कतरनक, जिसको इनसाइजर भी कहते हैं, यानी कि जो काटने के काम में था, कतरनक कतरने के काम में था, उसको कहते हैं कतरनक। ठीक है। और अगला जो दांत है उसका नाम है भेदक। क्या नाम है? भेदक। पहला का नाम क्या है? पहला का नाम हो गया कतरनक, दूसरा का नाम क्या हो गया? भेदक, और तीसरा का नाम हो गया क्या? प्रीमोलर। क्या हो गया? प्रीमोलर। और तीसरा मोलर, यानी कि कतरनक, भेदक, चबरनक, अगर चबरनक। इसको अगर देखा जाए तो इसको तो नाम आपको याद हो गया कतरनक, दूसरा भेदक, और तीसरा जो था ना वो चबरनक है, चबरनक। और अगला जो है इसको कहते हैं अग्र चबरनक। क्या कहते हैं? अग्र चबरनक। क्या कहते हैं? अग्र चबरनक। चबरनक, अग्र चबरनक, भेदक और कतरनक। तो कुल कितना दांत हो गया? 4। चलिए दांत भी पता हो गया, और दांत में कितना भाग होता है? 3 भाग अभी तुरंत बताया गया। दांत का जो मसूर में धंसा उसको जड़ कहते हैं, जो मध्य में ग्रीवा कहते हैं, और जैसा सबसे ऊपर है उसको शिखर कहते हैं। और दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में साथियों? लार ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि कई बार एग्जाम में पूछता है, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि? तो देखिए कितनी जोड़ी लार ग्रंथि? 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी होती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि होती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। चलिए पहला लार ग्रंथि का नाम देखते हैं, वह है पेरोटिड ग्रंथि। क्या है? पेरोटिड ग्रंथि। तो पेरोटिड ग्रंथि एक प्रकार की लार की ग्रंथि है, इससे लार निकलता है साथियों। और दूसरा सब मैंडिबुलर है। क्या है? सब मैंडिबुलर। कौन सा ग्रंथि है? सब मैंडिबुलर। और तीसरा जो साथी है उसका नाम है सबलिंगुअल। सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल, पेरोटिड। कुल 3 ऐसा ग्रंथि है जिससे कि मनुष्य के मुख गुहा में लार निकलता है। कितना ग्रंथि है? 3 ग्रंथि है। चलिए आगे देखते हैं। तो याद रखेंगे साथियों कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि होती है? कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी। तो नाम याद रहेगा। तो नाम बहुत आसान है याद रखना, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल, दोनों सब से शुरू होता है। सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल, एक होता है पेरोटिड ग्रंथि। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम लोग पढ़ेंगे साथियों क्या? ग्रसनी। क्या पढ़ेंगे? ग्रसनी। तो देखिए ग्रसनी क्या है? मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है, यानी कि मुख गुहा में सबसे पीछे का जो भाग होता है उसी को ग्रसनी कहा जाता है। याद रखेंगे, मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं? 2 छिद्र होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं? कितने छिद्र होते हैं? 2 छिद्र होता है। तो ग्रसनी किसका एक भाग है? तो ये भी पूछ सकता है। तो ग्रसनी किसका भाग है? मुख गुहा का भाग है। तो ग्रसनी किसका भाग है? मुख गुहा। मुख गुहा का कौन सा भाग है? पिछला भाग है। कौन सा भाग है? पिछला भाग है। और ग्रसनी में कितना छिद्र होता है? ग्रसनी में कुल 2 छिद्र होता है। कितना छिद्र होता है? 2 छिद्र। तो चलिए ग्रसनी के 2 छिद्र का नाम जानते हैं, एगो निगल द्वार है, एक ठो कंठ द्वार है। तो ग्रसनी में कितना छिद्र होता है? 2 छिद्र होता है, निगल द्वार और कंठ द्वार। कौन सा छिद्र होता है? निगल द्वार और कंठ द्वार। ग्रसनी किसका एक भाग है? मुख गुहा का भाग है। कैसा भाग है? पिछला भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हम लोग पढ़ेंगे
निगल द्वार या कंठ द्वार के बारे में। तो देखिए ध्यान से, इसमें से पहला जो दे रखा है, लिखा कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है, इसे क्या कहते हैं? एपिग्लोटिक्स। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिक्स। तो कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है साथियों कि एपिग्लोटिक्स जो है, ये रचना जो होता है, पट्टी जो होता है, कहाँ पाया जाता है? तो कंठ द्वार के आगे पाया जाता है। जो कंठ होता है उसके जस्ट आगे एक एपिग्लोटिक्स नाम की रचना पाया जाता है। जब मनुष्य भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार को क्या करती है? ढक देती है। आप सभी को पता होगा, भोजन निगल द्वार से प्रवेश करता है, महाशय तक जाता है, और जब हम भोजन करते हैं तो उससे मुख का सबसे पीछे 2 छिद्र होता है, निगल द्वार और कंठ द्वार। और भोजन निगल द्वार से जाता है, इस वजह से कंठ द्वार को बंद करने के लिए एक पट्टी होता है, उस पट्टी को क्या कहते हैं? एपिग्लोटिक्स। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिक्स। तो एपिग्लोटिक्स पट्टी जो होता है, इसका क्या काम है? इसका काम होता है साथियों कंठ द्वार को बंद करना। अगर ये बंद नहीं करेगा तो भोजन किस में चल जाएगा? श्वास नली में चल जाएगा। किस में चल जाएगा? श्वास नली में। अतः भोजन श्वास नली में न जाए, इसके लिए मनुष्य के मुख में एक एपिग्लोटिक्स नाम की पट्टी बनी है, और यह पट्टी भोजन करते समय कंठ द्वार को ढक देती है, जिससे कि भोजन निगल द्वार में चला जाता है। चलिए अब चलते हैं किस में? ग्रासनी में, ग्रास नली में। किस में चलते हैं? ग्रास नली। तो ग्रास नली कुछ खास नहीं साथियों, मुख गुहा में जब भोजन खाते हैं तो भोजन लार के द्वारा सना भोजन सीधा निगल द्वार से कहाँ चल जाता है? ग्रास नली में। तो कहाँ जाता है? ग्रास नली में। तो ग्रास नली जो होता है ना, ये आहार नल का एक भाग है। जब भोजन लार के साथ मिल जाता है तो यह निगल द्वार के द्वारा इसी में जाके जमा होता है, ग्रास नली में। और भोजन जो होता है कि पहुँचते ही ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन और शीतलन शुरू होता है। मतलब जैसे भोजन ग्रास नली में पहुँचता है तो ग्रास नली की दीवार में क्या आता है? संकुचन और शीतलन होता है, जिसे कर्माकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्माकुंचन कहते हैं। तो कर्माकुंचन की क्रिया कहाँ होता है? ग्रास नली में होता है। कब होता है क्रिया ये? जब भोजन क्या होता है कि मुख में सना हुआ लार के द्वारा भोजन जब निगल द्वार से ग्रास नली में पहुंचता है तो उस समय ग्रास नली की दीवार में एक गति होता है, संकुचन और शीतलन की गति। इसी गति को कर्माकुंचन की गति के नाम से जाना जाता है। चलिए अब चलते आगे। अगला पॉइंट था तो साथियों आमाशय। क्या था? आमाशय। तो देखेंगे आमाशय क्या, ध्यान से देखिए। आमाशय तो लिखा, आमाशय एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है। तो याद रखेंगे आमाशय की रचना कैसा होता है? चौड़ी थैली के समान होता है। और ये उदर गुहा के कहाँ पाया जाता है? बाईं ओर पाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि आमाशय उदर गुहा के किस दिशा में पाई जाती है? तो बाईं दिशा में। किस दिशा में? बाईं ओर पाया जाता है। और कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है उदर गुहा की संरचना कैसी है? तो चौड़ी होता है और थैली के समान होता है, और उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर के यह अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। तो याद रखेंगे किधर होता है? बाईं ओर होता है। किधर होता है? बाईं ओर होता है। क्या होता है? आमाशय। तो यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि आमाशय जो होता है कितने भागों में बटा होता है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। आमाशय 3 भागों में बटा है। तो पहला भाग का नाम है कार्डियक। क्या नाम है? कार्डियक। दूसरा है पाइलोरिक और तीसरा है फुंडिक। क्या है? फुंडिक। कार्डियक, पाइलोरिक और फुंडिक। कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। आमाशय का यह 3 भाग है। तो आमाशय क्या है? आमाशय एक चौड़ी थैली जैसी संरचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होता है। आमाशय कितने भागों में बटा होता है? आमाशय 3 भागों में बटा होता है। कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। चलिए आगे बढ़ते साथियों। अब जो पॉइंट है देखिए ध्यान से, जठर ग्रंथि। क्या है? जठर ग्रंथि। ध्यान से देखेंगे जठर ग्रंथि के बारे में। देखिए जठर ग्रंथि क्या है? जठर ग्रंथि देखिए ध्यान से, लिखा है कि आमाशय की दीवार भीतर पर स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका का स्तर होता है, और इसी स्तर को, कोशिका के स्तर को जठर ग्रंथि कहते हैं। तो जठर ग्रंथि कुछ खास नहीं होता है साथियों, ये बस क्या होता है कि आमाशय की भीतरी दीवार पर एपिथेलियम, आमाशय का जो भीतर का दीवार है वो एपिथेलियम कोशिका का बना होता है, और इसी कोशिका के स्तर को क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि की संरचना जो होता है ना, स्तंभाकार होता है। कैसा होता है? स्तंभाकार। और जठर ग्रंथि किसका बना होता है? तो एपिथेलियम कोशिका का बना होता है। किसका बना होता है? एपिथेलियम कोशिका का। अगला पॉइंट देखिए, जठर ग्रंथि से कितने प्रकार की जठर रस निकलता है? तो 3 प्रकार का। पहला श्लेष्मा है, कोशिकीय मतलब कि भित्ति कोशिकीय है, और जैमुनिज कोशिका है।
अगला पॉइंट साथियों कहते हैं इसमें देखिए कहता है इस प्रकार 3 कोशिकाओं के स्राव का सम्मिलित रूप को जठर रस कहते हैं। यानी 3 प्रकार के कोशिकाओं के स्राव का सम्मिलित रूप जठर रस कहलाता है। जठर रस में कितना स्राव होता है? 3 प्रकार का होता है। जठर रस में साथियों कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, साथ में श्लेष्मा होता है और पेप्सिनोजेन होता है। पेप्सिनोजेन, श्लेष्मा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जठर रस में। अगर आपको पूछ दे कि जठर रस में कौन सा अम्ल होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और साथ में क्या होता है? इसमें श्लेष्मा होता है और साथ में क्या होता है? पेप्सिनोजेन। क्या होता है? पेप्सिनोजेन होता है। आगे देखिए साथियों क्या है, ध्यान से देखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिका से होता है। यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जठर रस में, यानी कि जठर ग्रंथि से, तो वो कहाँ से निकलता है? वो निकलता है अम्लजन कोशिका से। कौन कोशिका से निकलता है? अम्लजन कोशिका से। अगला कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय करके पेप्सिन नामक एंजाइम्स में क्या कर देता है? बदल देता है। और पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य करके पेप्टोन में भी चेंज कर देता है। तो याद रखेंगे पेप्सिन भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है। तो प्रोटीन को किस में चेंज करता है? पेप्टोन में। किसमें करता है? पेप्टोन में। किसने कौन करता है? पेप्सिन। कौन करता है? पेप्सिन। यानी कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन करता है। इसको क्या बना देता है? प्रोटीन पेप्टोन बना देता है। क्या बना देता है? पेप्टोन। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुनाशक की तरह काम करता है। यानी कि जीवाणु को मारने का काम करता है। हमारे आमाशय में जो निकलता है ये जीवाणु को मारने का काम करता था। भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को भी क्या करता है? नष्ट करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य पता हो गया, यह भोजन को जीवाणु को मारता है और बैक्टीरिया को नष्ट करता है। श्लेष्मा का स्राव श्लेष्मा कोशिका से होता है। तो श्लेष्मा कहाँ से निकलता है? श्लेष्मा कोशिका से निकलता है। और हाइड्रोक्लोरिक कहाँ से निकलता है? अम्लजन कोशिका से। कहाँ से निकलता? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लजन कोशिका से निकलता है और श्लेष्मा कोशिका से। श्लेष्मा आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथि को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। आमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के स्राव का भी प्रारंभ पाचन शुरू होता है। यहाँ वसा का आंशिक पाचन होता है। किसमें? गैस्ट्रिक। किसमें होता है? गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा। यानी वसा का पाचन कौन करता है? गैस्ट्रिक लाइपेज। कौन करता है? गैस्ट्रिक लाइपेज। कहाँ पर होता है वसा का पाचन? आमाशय में। लेकिन किस रूप में होता है? आंशिक रूप से। और कौन सा एंजाइम करता है? गैस्ट्रिक लाइपेज करता है। कौन सा करता? गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पूछेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में कहाँ से निकलता है? अम्लजन कोशिका से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अम्लजन कोशिका से। और श्लेष्मा कहाँ से निकलता है? श्लेष्मा कोशिका से निकलता है। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न साथियों है गैस्ट्रिक लाइपेज वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वसा का तो पाचन करता है, वसा को पचा करके वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। तो आप याद रखेंगे वसा का पाचन कौन करता है? तो गैस्ट्रिक लाइपेज करता है। तो गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को किस में चेंज करता है? वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में करता है। अगला कहता है आमाशय में भोजन का स्वरूप गाढ़े लई की तरह हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। इतना कम होने के बाद आमाशय में भोजन जो होता है किसके तरह हो जाता है? वो भोजन किसके तरह हो जाता है? गाढ़े लई की तरह हो जाता है। जब भोजन गाढ़े लई की तरह हो जाता है इसी को कहते हैं काइम। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछता है काइम क्या है, तो भोजन का पचा हुआ रूप जो लई के समान होता है उसे क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। और दूसरा पॉइंट ध्यान से देखेंगे, लिखा है काइम आमाशय की छोटी आंत में पहुंचता है। जब भोजन वो पच जाता है, पच कर पूरा काइम बन जाता है, लय की तरह हो जाता है, तब फिर बड़ी आंत से कहाँ पहुंचता? छोटी आंत में। चलिए अब देखते हैं हम लोग छोटी आंत, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी आंत जो होता है इसके बारे में देखेंगे। देखिए छोटी आंत आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है। यानी आहार नल का जो सबसे लंबा भाग होता है कौन होता है? छोटी आंत। छोटी आंत का आकार बेलनाकार होता है। कैसा होता है? बेलनाकार होती है। मनुष्य बीज की लंबाई 6 मीटर होता है और चौड़ाई 2.5 मीटर होता है। यानी छोटी आंत की लंबाई होता है 6 मीटर। 6 से छोटी आंत, 6 से लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। याद रखेंगे इस चीज़ को कि लंबाई किस में होता है? मीटर में, और चौड़ाई किस में होता है? सेंटीमीटर में। और भिन्न भिन्न जंतुओं में इसकी लंबाई क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। तो छोटी आंत जो होता है याद रखेंगे
ये आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है और इसका आकार बेलनाकार होता है। इसकी लंबाई करीब 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। चलिए अगला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है इसको देखेंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में। कितना भागों में? छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया। ग्रहणी हो गया, जेजुनम हो गया, इलियम हो गया। ग्रहणी, इलियम, जेजुनम। छोटी आंत के ये 3 प्रमुख भाग है, ग्रहणी, इलियम और जेजुनम। ग्रहणी, इलियम और जेजुनम। अगला प्रश्न साथियों ध्यान से देखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न कहता है ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है। आप सभी को पता है ग्रहणी, देखिए यहाँ देख रहे हैं आप, छोटी आंत का पहला भाग है। ग्रहणी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र द्वारा एक नलिका खुलती है। यह नलिका 2 भिन्न भिन्न नलिकाओं में आपस में जुड़ने से बनता है। इसमें से एक नलिका क्या था? अग्नाशयी वाहिनी, और दूसरा का नाम होता है मूल पित्त वाहिनी। यानी कि आप याद रखेंगे ग्रहणी आगे चल के 2 भागों में बढ़ जाती है। उनमें से एक अग्नाशयी वाहिनी बन जाता है और दूसरा मूल पित्त वाहिनी बन जाता है। और जेजुनम जो होता है इसका छोटी आंत का ये मध्य भाग है। कैसा भाग है? मध्य भाग है। और छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। इस भाग में भोजन का अंतिम क्या होता है? पाचन समाप्त होता है। यानी भोजन का अंतिम पाचन कहाँ समाप्त होगा? छोटी आंत के जेजुनम में होगा। और पचे भोजन का अपशोषण छोटी आंत के इसी भाग में। यदि भोजन पच जाएगा तो उसका जो अपशोषण होगा छोटी आंत में ही हो जाता है। और छोटी आंत में भोजन का पाचन पित्त और अग्नाशय रस और कौन? आंत्र रस और यकृत, अग्नाशय और आंत ग्रंथि के स्राव की क्रिया से होती है। यानी कि छोटी आंत में जो भोजन पचता है तो याद रखेंगे वो पित्त के द्वारा पचेगा, अग्नाशय रस के द्वारा पचेगा, आंत्र रस के द्वारा पचेगा, यकृत के द्वारा पचेगा, अग्नाशय के द्वारा पचेगा और आंत ग्रंथि के द्वारा पाचन होता है। तो छोटी आंत साथियों कितने भागों में बटा? 3 भागों में, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। और छोटी आंत का पहला भाग क्या होता है? इसका नाम है ग्रहणी। और ग्रहणी आगे चल के 2 भागों में बटा होता है। एक का नाम है अग्नाशयी वाहिनी, दूसरा का नाम है मूल पित्त वाहिनी। और दूसरा जेजुनम जो होता है वो छोटी आंत का मध्य भाग होता है साथियों, और इसमें यह अधिकतम इलियम भरा होता है, यानी कि भोजन का पचा हुआ भाग होता है इसमें। और छोटी आंत में भोजन का अंतिम पाचन भी होता है और भोजन का अवशोषण भी इसी में होता है। तो छोटी आंत में जो भोजन का पाचन होता है, अवशोषण, वह पित्त रस से उसके लिए चाहिए। और पाचन के क्या चाहिए? पित्त रस चाहिए, अग्नाशय रस चाहिए, आंत्र रस चाहिए और यकृत चाहिए, अग्नाशय होगा और आंत्र ग्रंथि चाहिए। अब पढ़ेंगे साथियों हम लोग किसके बारे में? यकृत के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? यकृत। तो यकृत को लीवर कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लीवर। और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है। और इसका वजन भी कई बार पूछ चुका है, 1.5 kg, 1.5 kg। और यह उदर गुहा के दक्षिण भाग में होता है, दाहिने भाग में। यकृत कहाँ होगा? दाहिने भाग में। अमाशय किधर होगा? बाएं भाग में। यकृत किधर होगा? दाएं भाग में। यकृत का वजन कितना kg? 1.5 kg। और सबसे बड़ी ग्रंथि। आगे लगा यकृत कोशिका से पित्त निकलता है। क्या निकलता है इससे? पित्त। एग्जाम में पूछेगा पित्त का स्राव किस कोशिका से होता है? तो यकृत कोशिका से। स्रवित पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। पित्त जो निकलेगा कहाँ जाकर जमा होगा? पित्ताशय में। पित्त कहाँ से निकलेगा? यकृत से। और पित्ताशय छोटी सी थैली होती है। पित्ताशय क्या? छोटी सी थैली होता है और इसमें क्या जमा होता है? पित्त क्या होता है? पित्त। पित्त कहाँ से निकलता है? यकृत से। अब साथियों हम लोग देखेंगे किसके बारे में? पित्त के बारे में, पित्त का गुण के बारे में। चलिए पित्त जो होता है साथियों गाढ़ा और हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है। क्वेश्चन पूछा गया पित्त का प्रकृति कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। कैसा होता है? इसमें कोई एंजाइम्स नहीं होता है। सिंपल, ये गाढ़ा होगा, हल्का हरा होगा और क्षारीय होता है। तो पित्त कैसा होता है? गाढ़ा होगा, हल्का हरा होगा और क्षारीय द्रव होता है। इसमें एंजाइम्स वगैरह नहीं पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो देखेंगे ध्यान से देखिए अगला पॉइंट को। अगला पॉइंट कहता है साथियों, यहाँ देखिए अगला पॉइंट कहता है पित्त के कार्य। पित्त के 2 कार्य मुख्यतः हैं। पहला कहता है पित्त अमाशय से ग्रहणी में आए हुए अम्लीय कायम की अम्लता को नष्ट करके उसे क्षारीय बनाता है। यानी कि हम लोग जो भी भोजन खाते हैं, जो कायम होता है, कायम अम्लीय होता है, अम्लता को नष्ट करके उसको क्षारीय बनाता है। भोजन को अम्लीय को हटा करके क्षारीय बना देता है।
और पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन होता है, यानी पायसीकरण होता है। तो पायसीकरण क्या होता है? वसा के विखंडन को ही पायसीकरण कहते हैं। तो पित्त का 2 काम हो गया। पहला तो भोजन की अम्लता को नष्ट करके क्षारीयता बनाता है, और दूसरा कहता है कि पित्त के द्वारा ही वसा का विखंडन होता है और पायसीकरण होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए आपके सामने क्या है, अग्नाशयी रस है। अग्नाशयी, अग्नाशय के ठीक नीचे ग्रहणी के घेरे पीले रंग की ग्रंथि होती है, जिसे अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय का रंग किस रंग का? पीले रंग का होता है। यह अग्नाशय के जस्ट नीचे होगा, ग्रहणी को घेर के रखता है। तो ग्रहणी को घेर के कौन लगता है? अग्नाशय ग्रंथि। और ये किस रंग ग्रंथि? पीले रंग की ग्रंथि। यह कहाँ मिलेगा? अग्नाशय के नीचे मिलेगा। अग्नाशय में अनेक पतली पतली नालिका होती है जो आपस में जुड़कर एक बड़ी अग्नाशय वाहिनी बनाती है। और अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लिक एंजाइम्स होता है। ये पूछ देगा आपको साथियों, क्या पूछ देगा कि पूछ देगा आपको कि अग्नाशय रस में क्या पाया जाता है? ट्रिप्सिन पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है और न्यूक्लियस पाया जाता है। अगला कहता है साथियों, यहाँ पे प्रश्न है कि अग्नाशय रस के एंजाइम्स भोजन के अवयवों पर इस प्रकार क्रिया करती हैं। पहला इमाइलेज हो गया, प्लस लाइप स्टार्च, ग्लाइकोजेन और माल्टोज बना दिया। लाइपेज इमल्सीकृत और बना दिया वसा और ग्लिसरॉल। न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड बना दिया न्यूक्लियोटाइड्स। इस प्रकार से ये होता है। चलिए प्यारे साथियों, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे आंत ग्रंथि। क्या पढ़ेंगे साथियों? आंत ग्रंथि। बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो साथियों चलते हैं, बस इतना ही आज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।